नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट की ज्वाइनिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। और ये कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं जिसके अंडर में जूनियर अकाउंटेंट को पोस्टिंग दी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट के अपॉइंटमेंट लेटर डीटीए के द्वारा डीटीए की साइट पे अपलोड किए जाएंगे। तो जब आपके अपॉइंटमेंट लेटर डीटीए की साइट पे अपलोड किए जाएंगे तो उसके अंदर कई सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे आपका नाम, मेरिट क्रमांक, डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, आपका फोटो। इसके अलावा आपको किस जिले में नियुक्ति मिलेगी, उस जिले का नाम, संबंधित ऑफिस का नाम जहां पर आपको नियुक्ति मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें आपके अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती है जिसके अंडर में आपको नियुक्ति दी जाती है। तो कौन कौन सी कंडीशंस है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। हो सकता है कि इन कंडीशंस के बारे में काफी लोगों को काफी अच्छी जानकारी हो, लेकिन कई लोग जब मेरे पास कॉल और मैसेज करते हैं तो उससे ये लगता है कि कई सारी चीजों का अभी आपको पता नहीं है, तो उन चीजों की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। तो दीज कंडीशंस आर वेरी यूजफुल। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की जो नियुक्ति होती है वो किस नियम के अंडर में की जाती है, किस नियम के तहत की जाती है। तो यहाँ पर पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जूनियर अकाउंटेंट की जो नियुक्ति होती है वो राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार की जाती है। और किस रूप में? परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में, यानी कि प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में। आप सभी जानते हैं कि आपने अभी आरएसआर, जीएफ फंडार, ये सारी चीजें पढ़ी है और वो पढ़ने के बाद में ही आप अकाउंटेंट बने हैं। तो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है, यहाँ पर हम डिटेल से बात नहीं करने वाले हैं। तो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी यानी कि प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में आपको 2 वर्ष तक नियुक्ति मिलेगी। ठीक है। अब ये जो जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट होती है वो राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अंडर में आती है। और राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की हम बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 पोस्ट आती है। पहली आती है आपकी AAO फर्स्ट, दूसरी आती है AAO सेकंड और तीसरी आती है जूनियर अकाउंटेंट। तो ये तीनों की तीनों पोस्ट है वो राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अंडर में आती है, यानी कि राजस्थान सबऑर्डिनेट अकाउंट्स सर्विस। तो आपकी जो ये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में जो आपकी ये 2 साल का जो पीरियड रहेगा, ये कब से काउंट किया जाएगा? उपस्थिति देने की तिथि से। यानी कि आपका जो 2 साल का जो परिवीक्षाधीन प्रोबेशनर ट्रेनिंग के रूप में जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है वो आपका 2 वर्ष तक रहेगा। और ये आपका कब से स्टार्ट होगा? प्रोबेशन पीरियड उपस्थिति देने की दिनांक से। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझो कि आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर यदि 3 जनवरी को आते हैं, 3 जनवरी 2025 को आते हैं अगर आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर, तो आप ये कतई नहीं समझे कि हमारे 3 जनवरी से ही हमारा प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 3 तारीख को ज्वाइन करेंगे तो ही आपका प्रोबेशन पीरियड 3 तारीख से स्टार्ट होगा। और अगर आप 3 तारीख को ज्वाइन नहीं करते हैं, 5 तारीख को ज्वाइन करते हैं, 5 जनवरी 2025 को ज्वाइन करते हैं, तो फिर आपका प्रोबेशन पीरियड 5 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा और वो 2 वर्ष का रहेगा। और उसको वो पूरा कब होगा? ये होगा 4 जनवरी 2027 को। ठीक है। तो इस प्रकार से सभी कैंडिडेट का प्रोबेशन पीरियड अलग अलग हो सकता है, यानी कि रहेगा तो 2 वर्ष का, लेकिन उनका जो प्रोबेशन पीरियड जो पूरा होगा वो अलग अलग समय में पूरा हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस दिनांक को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। अब प्रोबेशन पीरियड के रूप में जब आप 2 वर्ष तक परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रहेंगे प्रोबेशन पीरियड में, तो आपको यहाँ पर नियत पारिश्रमिक यानी कि फिक्स पे मिलेगा बेसिक पे के रूप में। और वो कितना मिलेगा आपको? 23,700 रुपये। ठीक है। अब 23,700 रुपये जो आपको मिलेंगे, इसमें से देखो आपकी वैसे 3 कटौती होती है। एक कटौती होगी आपकी सामूहिक दुर्घटना बीमा, जो कि साल में 1 बार होती है, वो हर महीने नहीं होगी। ठीक है ना, वो साल में 1 ही बार होती है। अब आपके हर महीने जो कटौतियां होती है वो 2 होगी आपके प्रोबेशन पीरियड के अंदर। एक तो होगी, ये आगे भी होगी, लेकिन प्रोबेशन पीरियड के अंदर मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि आपके प्रोबेशन पीरियड में कौन कौन सी कटौतियां देखने को मिलती है हर महीने। तो हर महीने आपकी एक तो पहली कटौती होगी बोनस जीपीएफ 2004 के रूप में, यानी कि इसका नाम है, इस कटौती का नाम है बोनस जीपीएफ 2004। ठीक है। दूसरी कटौती होती है आरजीएचएस। ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि आपको बेसिक पे के रूप में 23,700 रुपये मिलेंगे 2 वर्ष तक। तो इन 23,700 में से हर महीने आपकी 2 कटौती होगी। पहली कटौती होगी बोनस जीपीएफ 2004 जो कि 1,625 रुपये हर महीने आपकी कटौती होगी। और दूसरी कटौती होगी आपकी आरजीएचएस की, जो कि कितनी होगी? 440 रुपये। ठीक है। तो ये कटौती का जब आप योग करेंगे तो ये निकल के आता है 2065। और 23,700 में से जब आप 2065 ये लेस करोगे तो निकल के आता है
21,635 रुपये, यानी कि आपके खाते में हर महीने 21,635 रुपये आएंगे 2 वर्ष तक। ठीक है, 21,635 आपके खाते में आएंगे कैश एट बैंक, 21,635 रुपया। यहां तक क्लियर है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आपका ये जो कटौती होती है आरजीएचएस की 440, ये आपकी फिक्स होती है, फिक्स कटौती होती है। और ये जो कटौती होगी वो आपकी बेसिक पे के अकॉर्डिंग होती है, पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि 7वां जो वेतनमान लगा है उसमें एक पे मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसमें बेसिक पे के अकॉर्डिंग ये आपकी कटौती देखने को मिलती है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 तक है तो वो 265 रुपये उसकी कटौती होगी आरजीएचएस में, और आपकी वैसे बेसिक पे है 23,700, यानी कि 18,000 से ज्यादा है तो 18,001 रुपये से लेकर 33,500 तक जिनकी बेसिक पे है उनकी 440 रुपये फिक्स कटौती होगी। ठीक है, वहीं बात करें हम जीपीएफ बोनस की, तो इसके अंदर भी आप सब्सक्रिप्शन के रूप में आप कटौती करवा सकते हैं। कटौती होगी 1625 रुपये होगी, और ये भी आपकी पे मैट्रिक्स जो होती है 7th पे के अकॉर्डिंग, वो बेसिक पे के अकॉर्डिंग आपको कटौती करानी पड़ेगी, कटौती होती है। और इसमें कैसे होता है कि 23,100 रुपये तक जिनकी बेसिक सैलरी है उनको 1450 रुपये की कटौती करवानी होती है, यानी कि कटौती होती है। और आपकी मैं बेसिक पे की बात करूं तो आपकी 23,700 है, तो 23,001 रुपये से लेकर 28,500 तक जिनकी बेसिक है उनके 1625 रुपये न्यूनतम ये कटौती देखने को मिलेगी। ठीक है, वैसे आप ज्यादा भी कटवा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप ज्यादा सेविंग करवाना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी कटौती करवा सकते हैं, लेकिन ये न्यूनतम है 1625। ठीक है, ये तो आपको आपकी कटौती होगी ही होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, और अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि कार्य ग्रहण कर कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को यानी कि डीटीए को मेल करना पड़ेगा, और मेल का एड्रेस है jacct.dta@rajasthan.gov.in, ये मेल का एड्रेस है। इसमें आपको जब आप जिस संबंधित कार्यालय पे ट्रेजरी के अंदर जब आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं, नियुक्ति ले लेते हैं, तो फिर आपको मेल करना पड़ेगा, डीटीए को बताना पड़ेगा कि आपने ज्वाइनिंग ले ली है, यानी कि आपने संबंधित कार्यालय पे ट्रेजरी के अंदर नियुक्ति ले ली है। ठीक है, तो ये कार्यग्रहण करने के बाद में आपको कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से यानी कि हेड ऑफ ऑफिस के माध्यम से आपको मेल करना पड़ेगा। हमारे समय में हम लोगों ने जैसे ही अपने ऑफिस में ज्वाइनिंग ली उसके बाद में हमने इंफॉर्मेशन दिया था डीटीए को मेल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अब उन कंडीशंस की बात करते हैं जिनके अंडर में जूनियर अकाउंटेंट को पोस्टिंग दी जाती है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं और आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, तो एक एक के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो शर्त है वो दे रखा कि आपको नियत पारिश्रमिक दिया जाएगा। साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा इस दौरान आपको नियत पारिश्रमिक दिया जाएगा, यानी कि फिक्स रिम्यूनरेशन बेसिक पे के रूप में आपको 23,700 रुपये हर मंथ मिलेंगे। और अभी हम बात कर चुके हैं इसके अंदर आपकी 2 कटौती होगी हर महीने, बोनस जीपीएफ और आरजीएचएस की। ठीक है, तो दोनों का योग 2,065 निकल के आएगा। ये इसको अब जब आप लेस करेंगे तो 21,635 आपके खाते में देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, आराम से चीजों को समझेंगे। इसमें बता रखा कि राज्य सेवा में पूर्व से कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवा नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से कार्य मुक्त होकर कार्य ग्रहण करते हैं तो ही उनको पूर्व या फिर विद्यमान सेवा का लाभ दिया जाएगा। यानी कि सीधी सीधी यहाँ पर पे प्रोटेक्ट की बात की गई है, पे प्रोटेक्शन की बात की गई है। और पे प्रोटेक्शन का मतलब होता है पे को प्रोटेक्ट करवाना, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया जाता है कि आप में से कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि वर्तमान में किसी न किसी विभाग में आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी लंबी सर्विस हो चुकी होगी, उनको इंक्रीमेंट भी मिला होगा। तो ऐसे करते करते उनकी 4-5 साल की सेवा हो चुकी होगी, तो काफ़ी उनकी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी होगी। और मैंने अभी आपको बताया कि जूनियर अकाउंटेंट के अंदर 2 वर्ष तक आपको 23,700 रुपये यहाँ पर मिलेंगे, 23,700 बेसिक पे के रूप में। ठीक है, कटौतियाँ वो आपने बात ही कर ली कि 2 कटौतियाँ होगी, 21,635 आपके खाते में आएंगे। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि आप में से कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो कि पहले से सेवा के अंदर है और इंक्रीमेंट वगैरह भी आपको मिला होगा उस दौरान। तो बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप में से कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि पहले से वीडियो है यानी ग्राम सेवक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, तो उनकी 4-5 साल की सर्विस मान लो हो गई तो उनको 40,000 रुपये के आसपास मिल रहे होंगे
मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, कम ज़्यादा भी हो सकता है कि ये 40,000 रुपये उनको वर्तमान में मिल रहे होंगे। अब यहाँ पर देखो 23,700 रुपये मिलेंगे जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, और पहले से उसको 40,000 रुपये मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो उसकी पे को प्रोटेक्ट करवा सकता है, यानी कि पहले से जो उसको सैलरी मिल रही है वो उसको ले सकता है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ वाली जो सैलरी है वो कम भी हो सकती है और यहाँ पे ज्यादा हो, तो फिर ये ज्यादा वाली ले सकता है, यानी कि दोनों में से जो भी उसके लिए जो बेनिफिशियल है वो उसको ऑप्शन को चूज कर सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पे प्रोटेक्शन। ठीक है, अब पे प्रोटेक्शन से संबंधित ही हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करते हैं कि जैसे मान लो आप में से कोई भी कैंडिडेट है जो कि वर्तमान में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, यानी ग्राम विकास अधिकारी है, तो उन्होंने पे प्रोटेक्शन का अगर ऑप्शन ले लिया तो 2 साल तक फिर क्या होगा कि उनको अलग से पीएल ऐड नहीं होगी, केवल सीएल मिलेगी, और दिवाली का बोनस वगैरह भी नहीं मिलेगा उनको 2 साल तक। और अगर पहले से उनके पास खाते के अंदर पीएल अगर उनके खाते में है तो उनका उपभोग जरूर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो 2 साल तक 30+30 जो पीएल ऐड होगी वो यहाँ पर इनकी ऐड नहीं होगी। ठीक है ना। हाँ, सीएल जरूर मिल जाएगी, 15 सीएल मिलेगी और इंक्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन आपको दिवाली का बोनस नहीं मिलेगा। साथ में आपको जो पीएल मिलती है 30+30 हर साल में जो 30 पीएल मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, और जो कैंडिडेट पहले से किसी सेवा के अंदर नहीं है, या फिर वो कैंडिडेट जो कि सेवा के अंदर तो है लेकिन उनका प्रोबेशन पीरियड यदि पूरा नहीं हुआ है, तो फिर उन सभी को साल के अंदर केवल और केवल 15 सीएल मिलेगी। इसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलेगा छुट्टी के रूप में, यानी कि पीएल भी नहीं मिलेगी, जो 30-30 मिलती है हर साल वो भी नहीं मिलेगी, मेडिकल लीव वगैरह भी नहीं मिलेगी, केवल और केवल 15 सीएल मिलेगी। आप उनका उपभोग कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं मिलेगी। और पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन तो आपके पास रहेगा ही नहीं, आपको 23,700 रुपये मिलेंगे, जिसमें से दोनों कटौतियां होने के बाद में 21,635 आपके खाते में देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें हो गई है। चलिए अब हम बात करते हैं अगली शर्त की, जहां पर यह दे रखा कि यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। इसका मतलब यह है कि आपकी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अंडर में आपकी ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। हमारे समय भी बाद में उन्होंने ऐसा किया था कि ज्वाइनिंग के बाद में फिर पुलिस वेरिफिकेशन हमारा हुआ था। तो ये डिपेंड करता है कि इस बार भी डीटीएच शायद आपका पुलिस वेरिफिकेशन बाद में ही करवाएंगे, तभी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो काफी जल्दी संभव है। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन आपका बाद में होगा, और इसके अंदर अगर आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं है, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड। अगर कोई इश्यू आता है तो फिर आपकी जो नौकरी है उसमें आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि इस संबंध में फिर 50 रुपए का एफिडेविट भी ले लेते हैं। और यहाँ पे दे भी रखा कि यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाएंगे। ठीक है ना। और इस संबंध में प्रपत्र ए में एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा, यानी कि एफिडेविट लिया जाएगा आपसे 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर, इस संबंध में कि हमारे खिलाफ अगर कोई बाद में एफआईआर वगैरह या फिर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया जाता है तो फिर आप हमारी नियुक्ति आदेश निरस्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस आपके भी होने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं अगली कंडीशन की, और अगली कंडीशन यहाँ पर बता रखा है कि 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरांत इनका वेतन कनिष्ठ लेखाकार की वेतन श्रृंखला पे बैंड 2, और यहाँ पर दे रखा है 9,300 से 34,800, ये आपकी पे बैंड है, और ग्रेड पे यहाँ पर 3600 दे रखा है, और नियमानुसार आपको भत्ते वगैरह भी मिलेंगे 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि अगर आप संतोषजनक पूरी करते हैं तो। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये छठे वेतनमान के अकॉर्डिंग यहाँ पर पे बैंड 2 दे रखा है। ये पुरानी चीजें हैं, अभी वर्तमान में आपको 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग L10 के अंदर जाना जाएगा, यानी कि आपको 2 साल तक जो आपकी नियुक्ति रहने वाली है वो रहेगी L10 फिक्स, यानी कि L10 फिक्स बोला जाएगा आपको पे स्केल के रूप में। पे स्केल जो आपकी रहेगी वो रहेगी L10 फिक्स, और जब आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद में ओनली आपको बोला जाएगा, यानी कि आपका जो पे स्केल है वो रहेगा L10 फिक्स वाला वर्ड जो है वो हटा दिया जाएगा। अब ये 9,300 जो 34,800 है ये आपका पे बैंड है, यानी कि पे बैंड की जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है ये आपकी बेसिक कैलकुलेट करने के काम आती है, और ये ग्रेड पे आपके 3600 है, और ये भी बेसिक को कैलकुलेट करने के लिए काम आती है। तो ये सारी चीजें आपको वेतनमान के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रखी है कि आपकी पहचान कैसे होगी, आपकी जो जॉब है वो किस कैटेगरी के अंदर लाई करती है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको यहाँ पर L10 आपकी जो बेसिक पे है उसके रूप में जाना जाता है पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग।
अगली शर्त की हम बात करें तो परिवीक्षा काल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते दे नहीं होंगे, यानी कि आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा 2 साल तक और किसी प्रकार का अलाउंसेज आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट की, यानी कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की। तो इस संबंध में राजस्थान सेवा नियमों के जो नियम है 10, उसके अकॉर्डिंग जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी। ये आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है और ये आपको बनवाना है जब आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो जाए, उसके बाद में ही आपको ये हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। और इस संबंध में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हेल्थ सर्टिफिकेट आपका कैसे तैयार किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपको पहले महीने की जो सैलरी मिलेगी तो जो आपका बिल तैयार होगा उसके साथ में ये आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो ट्रेजरी के अंदर जाएगा। और ये इस बात का सबूत है कि अगर कोई इंसान जिंदा है तो जिंदा इंसान का ही यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है। तो इस संबंध में वो लेते हैं, ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को देखते हैं। अगर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अगर उनको नहीं भेजते हैं तो फिर वो आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। अभ्यर्थियों को परिवीक्षा काल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। और आपके जो 2 प्रकार की ट्रेनिंग होती है जूनियर अकाउंटेंट में, पहली होती है इंडक्शन ट्रेनिंग और दूसरी होती है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी 2 वीक की रहती है जो कि संबंधित ट्रेजरी ऑफिस के द्वारा करवाई जाती है। इसमें आपके एग्जाम वगैरह ऐसी कुछ होती नहीं है, बस आपको बेसिक चीजें बताई जाती है कि आप संबंधित कार्यालय में जाके थोड़ा सा काम कर सकें। इस संबंध में बेसिक चीजें बताई जाती है, नौकरी के बारे में, काम से संबंधित चीजें। लेकिन जो आपकी इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेनिंग होती है ये आपकी मेन ट्रेनिंग होती है और ये 8 वीक की होती है। 8 वीक में क्या होता है कि 7 वीक तो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और लास्ट का जो आखिरी वीक बचता है, और आप सभी जानते हैं कि जो इसमें जूनियर अकाउंटेंट के अंदर मैक्सिमम डिपार्टमेंट के अंदर 5 डे वीक होता है। तो 8वां वीक जो आएगा 5 दिन का, उसके अंदर आपके 4 दिन तो 4 पेपर होंगे और 5वें दिन होगा आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें अंदर आपको गाने, डांस वगैरह और कई सारी एक्टिविटी की जाती है, जिसमें आपकी एक तरह से विदाई पार्टी की जाती है। तो इस तरह से आपका 8 सप्ताह का जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होता है इसमें आपकी परीक्षा होती है, 4 पेपर होंगे और चारों पेपरों में आपको न्यूनतम 45% लाना जरूरी है सभी पेपरों में, और ये परीक्षा आपको पास करनी होगी। 2 अवसर में आपको पास करना पड़ेगा। यदि कोई भी कैंडिडेट अगर तीसरे अवसर में फेल हो जाता है, तीसरी बार फेल हो जाता है, तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त किए जा सकते हैं, ठीक है ना। परिवीक्षा काल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है, यानी कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो आगे बढ़ाया जा सकता है अगर आप ये जो आपकी विभागीय परीक्षा होती है उसको अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। और इस संबंध में मैंने आपको बता दिया कि 2 से अधिक बार यानी कि तीसरी बार अगर कोई भी कैंडिडेट अगर फेल हो जाता है तो उसको सेवा से मुक्त किया जा सकता है, यानी कि फ्री किया जा सकता है। उसके बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये परीक्षा, अक्सर इसमें कोई फेल होता भी नहीं है क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम है। आपका जब पेपर होगा उस दौरान आपको बुक दी जाएगी। आपको क्या करना है कि पेपर में जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर आपको बुक में से देख के लिखना है, ठीक है। इसलिए कोई भी फेल नहीं हुआ और राजस्थान के इतिहास में आज तक ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया। राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग फर्स्ट में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा। आपको टीए बिल नहीं मिलेगा, केवल उनको मिलेगा जो कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के जो अनुभाग फर्स्ट है उसके अंदर जो मामले हैं उनको केवल उन्हीं को केवल टीए मिलेगा, यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलेगा। बाकी किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी अभ्यर्थी को कोई टीए नहीं मिलेगा। अगली शर्त है, यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के 1 वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा या फिर अन्यत्र पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई उपलब्धियां एवं प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एकमुश्त राजकोष में जमा कराना होगा। सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप 2 वर्ष की अवधि से पहले यानी कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान यदि आप सेवा से त्याग पत्र देते हैं या फिर किसी दूसरी सर्विस में आपका चयन हो जाता है, अगर वहां पर चले जाते हैं ये नौकरी छोड़ के, तो फिर आपको यहाँ पर बॉन्ड की राशि आपको जमा करानी पड़ेगी और इस संबंध में आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा, यानी कि बंधक पत्र भरवाया जाएगा। और वो किस प्रकार से आपसे खर्चा लिया जाएगा, यानी कि प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलब्धियां। कहने का मतलब यह है कि आपने, ये तो देखो सारी चीजें यहाँ पर थ्योरेटिकल है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि जैसे मान लो
आपने 10 महीने की नौकरी करी तो आपको मिलता है 23,700 रुपये। ठीक है, 23,700, तो 23,700 गुना 10 करोगे आप तो ये निकल जाएगा 2,37,000 रुपये। ठीक है, एक तो आपको ये जमा कराना है, और प्रशिक्षण पर हुए वे, यानी कि ट्रेनिंग के ऊपर भी गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्चा करती है। कैसे करती है कि आप ट्रेनिंग के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर कई प्रकार की फैकल्टियां आएगी, कई प्रकार के टीचर आएंगे जो कि आपको पढ़ाएंगे, तो वो संबंध में गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। तो वो जो पैसा उनको दिया गया है, आपके हिस्से का जितना पैसा गवर्नमेंट ने पे किया होगा उसका 2 गुना भी आप 2,37,000 में ऐड करेंगे, तो ये सारी चीजें फिर आपके बॉन्ड के रूप में राशि निकल के आएगी। वो आपको एक मुश्त में, यानी कि एक साथ में लमसम में आपको राजस्थान के राजकोष में जमा करनी होगी। ठीक है, अगर आप 2 साल से पहले नौकरी को छोड़ते हैं, त्याग पत्र देते हैं या फिर किसी दूसरी सर्विस के अंदर जाते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पर बता भी रखा कि अभ्यर्थी विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे, यानी कि आपको बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। और हमारे समय की मैं बात करूं तो जब हमारी 8 वीक की जो ट्रेनिंग चल रही थी तो उस टाइम हमारे से बॉन्ड भरवा लिया गया था। अब यहाँ पर आखिरी शर्त यह रखिए कि यदि कोई भी अभ्यर्थी नवनियुक्त विभाग या फिर कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकेगी। यानी कि सपोज करो अगर आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर 3 जनवरी को आते हैं, 3 जनवरी 2025 को, तो आपको लगभग 14 दिन का समय दिया जाएगा। तो आप 17 जनवरी तक मान के चल सकते हैं कि 17 जनवरी 2025 तक आपको ज्वाइन करना ही करना है। लेकिन यदि कोई भी कैंडिडेट अगर 17 जनवरी 2025 तक, यानी कि निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है, ज्वाइनिंग नहीं करता है या फिर किसी प्रकार की सूचना डीटीए को नहीं देता है, तो फिर उसके बाद में उसके ज्वाइनिंग ऑर्डर कैंसिल किए जा सकते हैं, नियुक्ति आदेश निरस्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात करी। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इस संबंध में अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी रहती है, आपको लगता है कि आपके सवाल का जवाब इस टॉपिक से संबंधित नहीं मिला आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।